Hello, good morning to all of you. So, as we had discussed organism and its environment, जिसमें मैंने आपको बायोम डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के बायोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, ठीक है, वो सब बायोम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो अगर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें आपके जो लिविंग थिंग्स हैं वो सब आ जाते हैं, इसमें प्रोड्यूसर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, प्रीडेटर्स आ जाएंगे, प्रीडेटर्स के अलावा कॉम्पिटिटर भी होंगे, ठीक है, पैरासाइट्स होंगे, पैथोजन्स होंगे, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। और एबायोटिक की अगर बात करें तो इसमें टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सब जितना भी नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा वो सब एबायोटिक कंपोनेंट में आएगा। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बताती हूँ। सो दे आर मेजर एबायोटिक फैक्टर्स विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर माना जाता है, जिस वजह से हर जगह का वेज फ्लोरा फोना जो है वो डिफरेंट होता है, मीन्स इस टेम्परेचर की वजह से ही, ठीक है। सीजन्स टेम्परेचर की वजह से चेंज होते हैं। और अगर आप पोल्स से इक्वेटर की तरफ आएँ तो आप लोगों को टेम्परेचर में डिफरेंस ऑब्वियसली दिख जाएगा। पोल्स पर बहुत कम टेम्परेचर होता है, अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, मीन्स पोलर रीजन्स पर तो माइनस और लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। और इक्वेटर पर अगर आप आ जाएं वहाँ डेजर्ट एरिया होते हैं, अबव 50-65 इतना भी मिल जाता है टेम्परेचर। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिस वजह से ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस डिफरेंट होंगे तो उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन भी उसी टाइप का होता है। अगर आप यहाँ के डॉग्स कैट को देखें और पोलर रीजन्स पर रहने वाले डॉग कैट्स को देखें तो उनके फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जिस वजह से उनका आउटर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को। इसके अलावा जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको टेम्परेचर के टॉलरेट करने की वजह से ही दो कैटेगरीज में बताया गया है, एक यूरीथर्मल होते हैं, एक स्टैनोथर्मल होते हैं, ठीक है। यूरीथर्मल एंड स्टैनोथर्मल। तो यूरीथर्मल कौन होते हैं? द ऑर्गेनिज्म टॉलरेटिंग द हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाते हैं, जैसे कि कैट है, टाइगर है, ठीक है, वो यूरीथर्मल में आते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म टॉलरेटिंग द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, उनको स्टैनोथर्मल कहते हैं, जो बहुत कम टेम्परेचर मीन्स माइनस टेम्परेचर में भी वो सरवाइव कर पाते हैं। इसमें पेंगुइन, पोलर बियर्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है, स्टैनोथर्मल कहलाएंगे वो। इसके अलावा एक और हाँ, टेम्परेचर से रिलेटेड यही दो कैटेगरीज में ये डिवाइड है। तो टेम्परेचर एक अबायोटिक फैक्टर हुआ। नेक्स्ट है आपका वाटर। तो इट्स अ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट योर लाइफ, एंड विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ, वो तो पता ही है आपको। तो इन्वायरमेंट में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर इज जितना पानी प्रेजेंट है, तो उसी की वजह से ऑर्गेनिज्म भी उन्हीं पर उसी पर डिपेंड है, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटाट्स हैं, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब वाटर पर ही डिपेंड होते हैं। और वाटर की पीएच, क्वालिटी ऑफ वाटर,
पानी की सैलिनिटी कितना, उसमें नमक है, टेम्परेचर कितना है वाटर का, वो सब ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे मतलब ऑर्गेनिज्म को वाटर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से इनको भी मतलब एनिमल्स को दो कैटेगरीज में बताया गया है, एक यूरोहेलाइन होते हैं, एक स्टेनोहेलाइन होते हैं। मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो वो कैन टॉलरेटिंग द वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, जो सैलिनिटी से मतलब होता है खारा पानी, ठीक है, सलाइन वाटर जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाई सैलिनिटी में सरवाइव कर लेते हैं, उनको यूरोहेलाइन कहा जाता है। और ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो मतलब खारे पानी में नहीं रह सकते या बहुत कम खारे पानी में रह पाएंगे, उनको स्टेनोहेलाइन कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनको यूरोहेलाइन और स्टेनोहेलाइन कहा जाएगा। तो ये वाटर की बात हो गई। नेक्स्ट फैक्टर इज लाइट। तो लाइट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, लाइट की हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से ये फूड बनाते हैं। इवन जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनको लाइट से ही उनकी जो मतलब लाइफ है लाइट के थ्रू ही चल रही है, क्योंकि वो तो होली और सोलली लाइट पर ही डिपेंड है, क्योंकि उनका फूड ही उसी से फॉर्म होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लांट्स फोटो पीरियडिक प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो लाइट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और उसी का यूज़ करते हैं, जिस वजह से उन्होंने अपना बिहेवियर भी उसी टाइप का कर लिया है। तो कुछ एनिमल्स हैं जो डायर्नल कहलाते हैं। डायर्नल का मतलब होता है दे आर एक्टिव इन डे टाइम, और इस तरीके से वो अपना मतलब मीन्स लाइट के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो ये लाइट हुआ। मीन्स दोनों ही जगह प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट में भी उतना ही रोल प्ले करती है लाइट, और एनिमल्स के लिए भी उतना ही रोल प्ले करती है। हम लोगों को भी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि हम बिना सनलाइट के सरवाइव कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल। सॉइल नेक्स्ट ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में, क्योंकि देखो हर जगह की जो सॉइल है वो डिफरेंट होगी। वो डिपेंड करेगा सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, नेचर कैसा है। तो नेचर और प्रॉपर्टी सॉइल की जैसी होगी वो होती है वहाँ के वेदर और क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, और वहाँ पर होने वाली वेदरिंग प्रोसेस की वजह से। वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है वो है आपका मिट्टी बनने की प्रोसेस। तो वो सब डिपेंड करता है उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ की वेदरिंग अलग होती है और सॉइल का टेक्सचर भी अलग होगा। सॉइल साइज, पार्टिकल साइज फिर मैटर करता है। ठीक है, तो सॉइल का अगर को देखे उसकी मतलब सॉइल की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, वहाँ मतलब उसका पार्टिकल साइज हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई। ठीक है, परकोलेशन रेट, कितना पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, वो फिर अलग अलग हो जाता है। सॉइल की पीएच भी, उसके अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन कितना है। ठीक है, तो और जैसे जैसा सॉइल का कॉम्पोजिशन होगा, जैसी सॉइल की प्रॉपर्टी होगी, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, वेजिटेशन ग्रो कर सकते हैं। अगर कहीं सॉइल ऐसी है जिसका
पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा है और पर्कुलेशन रेट बहुत कम है, ठीक है, पर्कुलेशन नहीं हो पाता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो इस टाइप की सॉइल का क्या फ़ायदा, क्योंकि इसमें आप कोई क्रॉप नहीं लगा सकते जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही ठीक नहीं है। तो वो सब डिपेंड करेगा कि किस टाइप की सॉइल है, ठीक है, और वो सॉइल की जो बनने की प्रोसेस है वो वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से इन एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से ही बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। अभी तक आपने देखा होगा वाटर पढ़ा, लाइट पढ़ा, हमने सॉइल पढ़ा, सब जो है वो बायोटिक फैक्टर से इंटरेक्शन में रहते हैं, जिस वजह से बायोटिक फैक्टर्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके बायोटिक फैक्टर्स थे, सॉरी एबायोटिक फैक्टर्स थे। तो इन नेक्स्ट आपका होगा रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, मीन्स कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इनके साथ कॉप अप कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ेंगे।